नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी की स्पेशल सीरीज की 9वीं क्लास है। इसमें आज हम देखेंगे जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स एवं हिंदी के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने इसके पहले की 8 वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार का संबंध किससे है। दोस्तों, हिस्ट्री का एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार का संबंध अब्दुल गफ्फार खान से है। अगला प्रश्न है, पीपीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा, पीपीपी का पूर्ण रूप होता है परचेसिंग पावर परिटी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है, हडिम्बा मंदिर पूजन हिमाचल प्रदेश के किस उत्सव में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, डोंगरी मेला हडिम्बा उत्सव में हडिम्बा मंदिर पूजन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले राम सहाय पांडे को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा राई नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले राम सहाय पांडे को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पारो त्सेचु त्योहार किस देश में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पारो त्सेचु त्योहार भूटान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर किसका कथन है। याद रखिएगा, यह कथन है नारायण गुरु का। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एवं एक ईश्वर। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 तक हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। तो इसका सही जवाब होगा 16.8%। 2001 से 2021 तक हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर। अगला प्रश्न है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा वर्ष 1992-93 के वित्त बजट में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की गई थी वित्त मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, खानदेश को अपने साम्राज्य में किसने और कब मिलाया था। तो याद रखिएगा, खानदेश को वर्ष 1601 में अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव या महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मिट्टी से क्षारत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, मिट्टी से क्षारत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टम खनिज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका से किस कांच का निर्माण किया जाता है। तो याद रखिएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड या एवं सिलिका के मिश्रण से प्रकाशीय कांच का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोक्रोमैटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाता है। तो याद रखिएगा, फोटोक्रोमैटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की मौजूदगी के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। अगला प्रश्न है, कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कांच का रंग गहरा नीला होता है। अगला प्रश्न है, कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। तो याद रखिएगा, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कांच का रंग गहरा हरा होता है। दोस्तों, कांच के रंग वाले प्रश्न मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि पहले के एग्जाम्स में देखे गए हैं कि 2 से 3 प्रश्न कांच के निर्माण या उनके रंगों के कारण रंगों से पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा, कैडमियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण कांच का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कांच का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा, गोल्ड क्लोराइड की उपस्थिति के कारण कांच का रंग रूबी लाल होता है।
अगला प्रश्न है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न को आप डबल स्टार मार्क करिएगा और याद रखिएगा एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। अगला प्रश्न है कौन सा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसे भी आप डबल स्टार मार्क करिएगा और याद रखिएगा यूरिया ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। अगला प्रश्न है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा सोलर सेल में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पीले फास्फोरस को कहां रखा जाता है। तो याद रखिएगा पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है समुद्री घास में क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा समुद्री घास में प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो याद रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। जस्टिस प्रदीप कुमार मेहंती वर्तमान में भारत के लोकपाल है, याद रखिएगा। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। 28 मई 2022 को न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मेहंती को पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष की सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है। मध्य प्रदेश अपने कुल 7 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साझा करता है। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला एवं बालाघाट। और याद रखिएगा 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया था। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी न्यायाधिकरण विवाद कब हुआ था। तो याद रखिएगा 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा नदी न्यायाधिकरण विवाद हुआ था। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 धारा 4 के तहत केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था, जो कि नर्मदा नदी जल एवं नदी घाटी विकास के बंटवारे पर निर्णय लेने के लिए लिया गया था। याद रखिएगा नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है और गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी में जाकर नर्मदा नदी मिलती है। अगला प्रश्न है नाथूराम प्रेमजी का जन्म कहां हुआ था। तो याद रखिएगा 26 नवंबर कब हुआ था 26 नवंबर 1881। नाथूराम प्रेमजी का जन्म 26 नवंबर 1881 को हुआ था। नाथूराम प्रेमजी जैन धर्म एवं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक लेखक, प्रकाशक, कवि एवं एक संपादक थे। अगला प्रश्न है ग्लूकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा ग्लूकोमा से मानव आंख प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसने जीता है। दोस्तों हाल ही में इसलिए कहा गया है क्योंकि 2023 और बहुत हद तक 2022 के प्रश्न भी करंट अफेयर के आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यह 2023 का प्रश्न है। सोनीपत के रुपिन ने ग्रीको रोमन मुकाबले में 50 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। हिसार की अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम में और रोहतक की निशा दाहिया ने 68 किलोग्राम में रजत पदक जीते थे, यानी कि तीनों ने जीते थे। याद रखिएगा सोनीपत के रुपिन ने, हिसार की अंतिम पंघाल ने और रोहतक की निशा दाहिया ने 68 किलोग्राम में पदक जीते थे, रजत पदक। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में 9 से 15 अप्रैल तक किया गया था। अगला प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो याद रखिएगा लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 47 सीटें आरक्षित है। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के बाधक थे। तो याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के बाधक थे। अगला प्रश्न है किस नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की आधारशिला 1246 ईस्वी में रखी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रभद्रा नदी, पुरी जिला और उड़ीसा में। याद रखिएगा सूर्य मंदिर की आधारशिला पुरी जिले में रखी गई थी। अधिकतर जिले का पूछा जाता है। साथ ही याद रखिएगा नदी है चंद्रभद्रा और राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न है
मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखिएगा मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। अगला प्रश्न है मांगी मेला उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा मांगी मेला उत्सव पंजाब में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है स्पीति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में मानसून की अवधि क्या होती है? तो याद रखिएगा भारत में जून से सितंबर भारत में मानसून की अवधि होती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों यह प्रश्न भी आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 1976। अगला प्रश्न है संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो याद रखिएगा देश का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य के सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? याद रखिएगा भारतीय संविधान की धारा 356 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 3.5%। अगला प्रश्न है 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के किस महान बल्लेबाज ने क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कह दिया है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम आमला ने क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कह दिया है या संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा हैदराबाद को। अगला प्रश्न है फुटबॉल के इतिहास में सर्वप्रथम व्हाइट कार्ड किस देश की लीग मैच के दौरान दिखाया गया था? तो याद रखिएगा फुटबॉल के इतिहास में पहला व्हाइट कार्ड पुर्तगाल लीग के दौरान दिखाया गया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस महाद्वीप पर 17 पाउंड के बड़े उल्कापिंड की खोज की है? तो याद रखिएगा फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने हाल ही में 17 पाउंड के बड़े उल्कापिंड की खोज अंटार्कटिका में की है। अगला प्रश्न है IIM अहमदाबाद में किसे हाल ही में नए निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर भरत भास्कर को हाल ही में IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरेरा का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में दिल्ली के आर्मी रेफरल अस्पताल में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा इनका निधन 61 वर्ष की आयु में हुआ है, जो कि वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल थे और इनका नाम भी याद रखिएगा हरजीत सिंह अरोरा। अगला प्रश्न है किस मिल्क प्रोडक्शन कंपनी ने श्यामलाल भाई पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया है? याद रखिएगा श्यामलाल भाई पटेल अमूल के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की
सुविधा प्रदान की है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा भारत ने मालदीव के खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है। तो दोस्तों ये थी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी की स्पेशल सीरीज की 9वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।